एक बहुत मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वेरिकोसील ठीक करने से मेरा एजोस्पर्मिया ठीक हो जाएगा। नील स्पर्म काउंट की जिनको इश्यूज हैं और साथ में वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, ये उन सब के लिए एक जानने वाली चीज़ है कि वेरिकोसील ज़रूरी नहीं है कि आपके एजोस्पर्मिया का कारण हो। सबसे पहली चीज़ समझ लो, एजोस्पर्मिया का कुछ कारणों में से एक वेरिकोसील हो सकता है। अब समझना क्यों कह रहा हूँ ऐसा, उसके पीछे रीज़न है। देखो, स्पर्म काउंट का ना आना, उसमें 3-4 फैक्टर्स आते हैं, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ अगर नील स्पर्म काउंट की, अगर मैंने आपने मेरी वीडियो देखी हो तो, कि बेसिकली हमें 3 फैक्टर से फाइट करनी होती है, जिसमें हाइपोगोनाडिज्म आ जाता है, जिसमें आपका ब्रेन आपके इंस्ट्रक्शंस नहीं दे पा रहा होता, जिसकी वजह से हमें अपने स्पर्म काउंट मिले, जिसमें हमारे LH FSH कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, सारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हमें सिग्नल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से हम नील स्पर्म काउंट की कैटेगरी में खड़े होते हैं। पहला। दूसरे में क्या होता है कि जहाँ पर हम बोलें कि आपका सारा मैकेनिज़्म अच्छा चल रहा है, उसमें हार्मोन्स भी स्टेबल चल रहे हैं, बट उसके बाद भी हमारी जो स्पर्म है वो हमारी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे, तो उसमें एक मैचुरेशन अरेस्ट के केसेस आते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पता होता है, अगर जिन्होंने FNAC करवा रखी है या किसी ने बायोप्सी करवा रखी है, तो उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरे स्पर्म जो है वो मैच्योर ही नहीं हो रहे, जिसलिए मैचुरेशन अरेस्ट का केस आ जाता है। और थर्ड जो आ जाता है सबसे मेजर, कि जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस होते हैं या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के केसेस होते हैं, जहाँ पर नील स्पर्म काउंट किसी ना किसी अलग रीज़न की वजह से आ रहा होता है, चाहे उसमें आपकी स्टमक गट इश्यूज़ भी हों, चाहे वो आपका नॉर्मल, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूँ तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि वाज डिफेंस के अंदर ब्लॉकेज आ रही है, या फिर वहाँ पर ट्यूबुलर एक्टीशिया का केसेस हैं। ये सारे केसेस में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बंद तो रहा है, बट उसके बीच के रास्ते में जहाँ पर उसको जाना है सेमिनल वेसिकल्स तक, वहाँ पर कुछ ना कुछ रुकावट है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहे। तो सिंपली इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो 3 फैक्टर्स को मेजरली हम काउंटर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, वेरिकोसील इट्स अ पार्ट। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो एक जिम्मेवारी ले सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो पूरे के पूरे आपके सिस्टम को ही बिगाड़ दे। हाँ, जहाँ पर वेरिकोसील लेटर ऑन स्टेजेस पे चला जाता है और उनके ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्टिस एट्रोफी वाली कंडीशन में आ रही है। जब वो एट्रोफी वाली कंडीशन में आ रही होती है तो वेरिकोसील हमें एजोस्पर्मिया दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है। एक ये वाली कंडीशन होती है। अदरवाइज जहाँ पर वेरिकोसील ने हमारे टेस्टिस को एनर्जी लेने से ही रोक दिया, उन केसेस में हम देखते हैं कि एजोस्पर्मिया आ सकता है। तो समझो कि वेरिकोसील को ठीक करने से आपको राहत तो मिलेगी, ये डेफिनेटली है कि जहाँ पर आपके स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया की तरह स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर 5 मिलियन 10 मिलियन आ रहे हैं, बट आपने वेरिकोसील की सर्जरी करवाई तो क्या पता उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट करे। बट हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर हमने रिकवरी नहीं के बराबर देखी है, कि उन्होंने सर्जरी भी करवा ली, बट वहाँ पर हमें वो गेन नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए था, एज इन अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में। तो यहाँ पर फैक्टर क्या काम करता है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझना कि आपने वेरिकोसील को स्टेबल की तरह चलाना है और साइड बाय साइड अपने स्पर्म काउंट के ऊपर काम करना है। अब यहाँ पर मैं ऐसी कुछ आपके सामने रिपोर्ट्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर वेरिकोसील के साथ पेशेंट की अच्छी मात्रा में स्पर्म काउंट आए हैं और जो आज की डेट में नेचुरली कंसीव करने लायक हैं। तो आप पहले रिपोर्ट्स देखिए। तो आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा, ऊपर वाली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी वेरिकोसील के साथ है, और नीचे वाली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो उन्होंने सीमन एनालिसिस में अपग्रेड अपनी ही रिपोर्ट्स में देखा है। हम यहाँ पर बेसिकली एक कंसर्न को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, बेसिकली पेशेंट चाहता है कि मेरा नेचुरल कंसीव हो जाए, उसको वेरिकोसील से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को वेरिकोसील में एसिम्प्टोमेटिकली प्रॉब्लम्स कोई नज़र ही नहीं आ रही होती, मतलब कि वहाँ पर सिम्टम्स ही नज़र नहीं आ रहे, तो इसलिए उनको कुछ ऐसा लगता नहीं है वेरिकोसील, और साथ पर साथ वेरिकोसील परसिस्ट होने की वजह से उनके जो सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें हम रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं कि वो लैटर फॉर्म से डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होता है। तो ये चीज़ें जब हम नज़र में करते हैं तो हमारा एक ही कंसर्न होता है कि यहाँ पर अगर वो कंसीव के लिए मांग रहे हैं तो यहाँ पर स्पर्म काउंट को थोड़ा सा एनरिच किया जाए और पैरेलल ट्रीटमेंट चलाया जाए वेरिकोसील का, जिसकी वजह से हम इस जगह से बाहर निकल सकें। तो मैं ये नहीं कहता कि वेरिकोसील आपको आराम नहीं देती है एजोस्पर्मिया में, वो देती है, दे पाती है, बट अगर आप चाहो तो अगर आप सर्जरी के अलावा प्लान करते हो कि सर्जरी चलो मैं अभी नहीं, रुक के करवा लेता हूँ, तो ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक हाथ पकड़कर थोड़ा टाइम चलकर अपनी 3 महीने की एक रिपोर्ट करवा लो, जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाए मेरे स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। अगर उसमें बढ़ रहे होते हैं तो इट मीन्स कि वो आपको और प्रोग्रेस दे सकता है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है
कि अगर आप वेरिकोसील और नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक सर्जरी ही हमारे पास ऑप्शन है, उसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक होप है जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो और नेचुरल कंसीव कर सकते हो अगर वेरिकोसील है भी तो। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।